हे गाइस, दिस इज सायो फैक्ट्स और आज मैं बात करूंगा 7 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो तुम जानते हो। बेसिकली तुम बोल सकते हो तुम जान के भी नहीं जानते हो। तो अगर इनमें से किसी एक फैक्ट के बारे में भी तुम पूरी तरह से जानते हो तो अच्छी बात है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें पता नहीं होगा। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स बिगिन। नंबर 7, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। क्या तुम्हें पता है कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, वो भी लाइट की स्पीड से। और लाइट की स्पीड होती है लगभग 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। अगर तुम्हें ये पता है तो क्या कभी तुमने सोचा है कि हमारे प्लैनेट्स और स्टार्स जो हमारे सोलर सिस्टम में हैं वो हमसे दूर क्यों नहीं जा रहे। तुम्हें पता होगा कि इंसानों ने सबसे पहली बार मून पे कदम रखा था 1969 में। उसके बाद इंसान 3 बार और मून पे जा चुका है। लेकिन अगर ऐसा होता कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है लाइट की स्पीड से, तो फिर हर सेकंड मून हमसे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर जा रहा होता और आज हम चंद्रमा को देख भी नहीं पाते। और ऐसे ही हाल होता हमारे सन का, और इंसान यहाँ तक मार्स यानी मंगल ग्रह में जाने की सोचता भी नहीं कभी। हाँ, तो ये सब चीज़ें क्यों नहीं होती, इसका सिंपल सा आंसर तुम्हें मिलेगा अगर तुम फ्लोर पे खड़े होकर जंप करने की कोशिश करो। तुम वापस नीचे गिरोगे। हाँ, तुमने सही समझा, ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सबसे बड़ा रीज़न है कि आज हम यूनिवर्स में यानी बोल सकते हैं अपने सोलर सिस्टम अपने अर्थ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। बेसिकली हमारा अर्थ आता है एक सोलर सिस्टम में, और हमारे जैसे बहुत सारे सोलर सिस्टम और बिलियंस ऑफ स्टार्स और प्लैनेट्स आते हैं एक गैलेक्सी में जिसका नाम है मिल्की वे। अब मिल्की वे जैसे बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं। तो बेसिकली जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, यानी एक गैलेक्सी के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। जबकि एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के बीच में लिटरली कुछ नहीं होता, यानी एक एम्प्टी स्पेस होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ग्रेविटी नहीं होती है एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के बीच में। तो वहाँ पे हमारी डार्क एनर्जी काम करना शुरू करती है। साइंटिस्ट के मुताबिक डार्क एनर्जी एक ऐसी मिस्टीरियस फोर्स है जो हमारे यूनिवर्स को एक्सपेंड करने में मजबूर कर रही है, यानी एक्सपेंड करने में मदद कर रही है। तो बेसिकली जो डार्क एनर्जी है वो हम एक्ट करती है जहाँ भी ग्रेविटेशनल फोर्स की कमी होती है, यानी जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है वहाँ पे डार्क एनर्जी अपना असली रूप दिखाना स्टार्ट करती है। नंबर 6, ब्लैक होल्स। इस वीडियो में तुम्हें ये नहीं बताऊंगा ब्लैक होल क्या है, कौन है और कहाँ पाया जाता है, लेकिन अगर तुमको एक भी आइडिया नहीं कि ब्लैक होल्स क्या होते हैं तो मैं तुमको बता दूं, यानी एक ओवरव्यू दे देता हूं कि जब भी किसी भी स्टार का फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो अपने आप में ही इम्प्लोड कर जाता है, यानी बेसिकली उसका पूरा मास उसके कोर की तरफ धंसना शुरू कर देता है। उसके बाद फॉर्म होता है एक ब्लैक होल। तो अब बात करते हैं ब्लैक होल्स के सबसे बड़े मिसकंसेप्शन के बारे में। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि बड़े ब्लैक होल्स ज़्यादा खतरनाक होते हैं छोटे ब्लैक होल से। तो तुम बहुत नादान हो, क्योंकि छोटे ब्लैक होल्स ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं बड़े वालों से, क्योंकि ऑफ कोर्स बड़े ब्लैक होल्स ज़्यादा टाइम और स्पेस बेंड करते हैं, लेकिन जो छोटे ब्लैक होल्स होते हैं उनकी ग्रेविटेशनल टाइडल इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू बड़े ब्लैक होल से। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक ब्लैक होल जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, साइंटिफिक लैंग्वेज बोलें तो उसको सुपर मैसिव ब्लैक होल्स भी कहते हैं। तो बेसिकली अगर हमारा अर्थ एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के अंदर जाने लगे तो उसके इवेंट होराइजन को आराम से पास कर जाएगा विदाउट मच डैमेज। लेकिन वहीं पे अगर 1 मिलीमीटर का ब्लैक होल हम अपने अर्थ के पास ला के रख दें तो वो हमारे अर्थ को लगभग 12 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से तोड़ना या फाड़ना शुरू कर देगा। नंबर 5, डिलीटेड फाइल्स। हाँ, तो क्या कभी तुमने सोचा कि तुम्हारे मोबाइल फोन और तुम्हारे पीसी से फाइल्स डिलीट होने के बाद कहाँ जाती हैं? मुझे पता है वो रिसाइकल बिन और रिसेंटली डिलीटेड आइटम्स में जाती हैं, लेकिन वहाँ से परमानेंटली डिलीट होने के बाद वो आखिर कहाँ जाती हैं? क्योंकि तुम्हारे पीसी से बाहर निकलती हुई तो दिखाई नहीं देती, या फिर तुम्हारे मोबाइल से बाहर डिलीट होने के बाद उड़ती हुई तो दिखाई नहीं देती। तो असल में जाती कहाँ है? तो सिंपल सी बात यह है कि जब भी तुम किसी भी फाइल को किसी भी लोकेशन से परमानेंटली डिलीट करते हो तो असल में वो डिलीट नहीं होती है, यानी वो उसी लोकेशन पे रहती है, बस वो तुम्हें दिखना बंद हो जाती है। तो आज तक अगर तुमको लगता है कि तुम किसी फाइल को डिलीट कर रहे हो और वो पूरी तरह से इरेज हो चुकी है, कोई भी सबूत नहीं है उसका यहाँ पे, तो तुम बहुत ही नादान हो, क्योंकि असल में वो फाइल डिलीट नहीं होती है, वहीं पे रहती है। यानी बेसिकली तुम अपने कंप्यूटर को परमिशन दे रहे हो कि भविष्य में वो चाहे तो किसी और फाइल को यहाँ पे स्टोर कर सकता है और ये लोकेशन खाली है। और यही रीज़न है कि बहुत सारे कंप्यूटर एक्सपर्ट्स या फिर जो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानते हैं वो डिलीटेड फाइल्स को यानी परमानेंटली डिलीटेड फाइल्स को भी आराम से रिकवर कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर तुमको ना पता हो तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल डंपिंग ग्राउंड, अफ्रीका घाना में। बेसिकली यूरोप और अमेरिका की जो बड़ी बड़ी अमीर कंट्रीज़ हैं उनका डिजिटल प्रोडक्ट यहीं पे डंप होने के लिए आता है, लेकिन जो यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट पड़े हैं उनके अंदर जो फाइल्स है वो अभी भी जिंदा की जा सकती है, यानी वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई हैं। शायद यही रीजन है कि कुछ सालों पहले यहाँ पे यानी घाना में ऑपरेट कर रही एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ने यूरोप और अमेरिका की कुछ अमीर कंट्रीज का टॉप सीक्रेट डेटा रिकवर कर लिया था कुछ कंप्यूटर से। अगर बात करें पेपर में लिखी हुई चीज़ों की, और अगर तुम सोच रहे हो तुम उनको फाड़ के फेंक दोगे तो वो भी सेफ नहीं है। बेसिकली आजकल के एडवांस सॉफ्टवेयर उसको भी रीअरेंज करके फुल पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उसको वापस रीअरेंज कर सकते हैं।
और सिर्फ इतना ही नहीं, पास्ट में तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पीसेस को हाथ से भी रीअरेंज करने के सबूत पाए गए हैं। जैसे कि 1979 में CIA के द्वारा फाड़े गए कुछ टॉप सीक्रेट पेपर्स जो कि बहुत ही छोटे पीसेस में फाड़े गए थे, उनको कुछ स्टूडेंट्स ने 1 साल की मेहनत के बाद हाथ से रीअरेंज करके वापस फुल पेपर में कन्वर्ट कर दिया था। नंबर 4, स्पीड इनसाइड ह्यूमन बॉडी। तुम छोटे से ये चीज़ नोटिस करते आ रहे होगे कि तुम अपने बॉडी में कहीं भी टच करते हो अपने आप को, या फिर किसी को भी टच करो, वो हमेशा तुम्हें यही बताएंगे कि उनको तुरंत पता चलता है। यानी बेसिकली तुम अपने आप को कहीं भी टच करो, तुम्हारे ब्रेन को तुरंत पता चलता है कि तुमको इस जगह पे टच किया गया है, चाहे पैर पे, चाहे हाथ पे, चाहे सर पे, कहीं पे भी। तुम्हें लगता है कि ये एक सिग्नल बराबर ब्रेन के पास एक ही स्पीड में पहुंचता है, लेकिन सच में क्या ऐसा है? इलेक्ट्रिसिटी जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे प्लैनेट को ब्राइट करने के लिए और हमारे प्लैनेट में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनको ऑपरेट करने के लिए, लेकिन क्या तुमको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी भी 50 to 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है, और डिपेंडिंग ऑन कि किसी चीज़ का टेम्परेचर क्या है वहाँ का, और कंडक्टर के रेजिस्टेंस कितनी, और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर वहीं पे तुम एक ह्यूमन बॉडी की स्पीड को मेज़र करो, यानी ह्यूमन बॉडी के नर्वस सिस्टम की स्पीड को मेज़र करो, तो शायद तुम डिसअपॉइंट हो जाओ, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी के नर्वस सिस्टम की स्पीड होती है लगभग 270 माइल्स पर आवर, यानी बेसिकली मीटर्स में बोला जाए तो 120 मीटर्स पर सेकेंड। यानी बेसिकली जब भी तुम्हारी बॉडी में कहीं पे भी कोई चीज़ टच होती है तो लगभग 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो सिग्नल तुम्हारे ब्रेन की तरफ भेजा जाता है। और बेसिकली बहुत ही ज़्यादा नहीं, लेकिन हमारी बॉडी का काम से हो जाता है। और इससे ये भी डिपेंड करता है कि जो बॉडी पार्ट्स हमारे ब्रेन के ज़्यादा पास है उनको सिग्नल जल्दी पहुँचता है, यानी वहाँ का सिग्नल हमारे ब्रेन के पास जल्दी पहुँचता है, और जब भी ब्रेन हमारा वहाँ पर सिग्नल भेजता है तो उनके पास जल्दी पहुँचता है। और जब जो भी बॉडी पार्ट्स हमारे ब्रेन से ज़्यादा दूर हैं वहाँ पे सिग्नल पहुँचने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इस चीज़ को तुम महसूस कर सकते हो, यानी सिग्नल डिफरेंस को तुम अपने फील कर सकते हो अपने एक हाथ से अपने पैर के टो को टच करके, अपने दूसरे हाथ से अपने नोज़ को टच करते हुए एट द सेम टाइम। नंबर 3, सैटेलाइट्स। हाँ, मुझे पता है तुम में से ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो स्पेस के बारे में जानते हैं, इन स्पेस के बारे में थोड़ा सा भी जानते हो, सैटेलाइट्स के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। ये भी जानते होंगे कि दुनिया की सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन थी और कब लॉन्च हुई थी, और अगर नहीं पता तो शायद तुमने मेरी कम्युनिटी पोस्ट चेक नहीं की है, तो जाके चेक करो। तो सबसे सिंपल सी बात है कि क्या तुमको मालूम है कि सैटेलाइट हमारे अर्थ से कितनी दूर पर ट्रैवल करती हैं, यानी कितनी दूर पे हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। और अगर ये तुमको नहीं पता, जो कि मुझे लगता है कि तुम में से 90% लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं कि वेदर, कम्युनिकेशन और नेविगेशन से जो सैटेलाइट्स होती हैं वो हमारे अर्थ के लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर जाके रिवॉल्व करती हैं। और हाँ, जानकारी के लिए बता दूं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक सुबामे नाम की एक सैटेलाइट है जो कि जापान की है, जिसने अर्थ के लोएस्ट ऑर्बिट को अचीव किया है, यानी 167 किलोमीटर की हाइट को अचीव किया है। और जानकारी के लिए बता दूंगा, अगर तुमको ना पता हो तो अर्थ के हमारे सरफेस से 100 किलोमीटर दूर जाते ही स्पेस स्टार्ट होता है, तो 167 किलोमीटर की हाइट को अचीव करना लगभग बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। नंबर 2, शैडो कास्टिंग। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ऐसे कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो अर्थ के ऊपर शैडो फॉर्म कर सकती हैं, तो तुम सबसे पहला नाम लोगे सन का, उसके बाद मून का, जो कि जायज़ भी है और तुम्हें पता है। लेकिन क्या तुमको पता है कि अपने सोलर सिस्टम में एक और बॉडी है, यानी एक और सेलेस्टियल बॉडी है जो कि हमारे अर्थ के ऊपर शैडो फॉर्म कर सकती है, और उसका नाम है वीनस, जो कि हमारे सेकंड प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। बहुत ही हल्की लेकिन शैडो फॉर्म कर सकता है अर्थ के ऊपर, और वो शैडो बहुत ही कम टाइम के लिए विजुअल होती है और बहुत ही कम दिखाई देती है, लेकिन ऐसे प्रूफ्स पाए गए हैं कि वीनस शैडो कास्ट कर सकता है। नंबर 1, स्पीड ऑफ लाइट। हाँ, मुझे पता है तुम्हें से ज़्यादातर लोगों को स्पीड ऑफ लाइट के बारे में मालूम है, लेकिन क्या तुमको पता है कि लाइट की स्पीड को, यानी जिस लाइट की स्पीड को तुम छोटे से पढ़ते आ रहे हो, असल में उसे कभी मेजर नहीं किया गया। यानी बेसिकली लाइट को कभी भी वन डायरेक्शन में मेजर नहीं किया गया, लाइट को हमेशा 2 डायरेक्शन में ही मेजर किया गया है, यानी लाइट की स्पीड को हमेशा 2 डायरेक्शन में ही मेजर किया जाता है। तो बेसिकली ये एज्यूम किया गया कि लाइट हर डायरेक्शन में सेम स्पीड से ट्रैवल करती है, और आइंस्टाइन ने भी लाइट की स्पीड को हर डायरेक्शन में सेम माना था। बेसिकली इस चीज़ को आइंस्टाइन सिंक्रोनाइजेशन कन्वेंशन कहते हैं। लेकिन क्या पता लाइट हर डायरेक्शन में अलग स्पीड से ट्रैवल करती भी हो, तो हमारे पास इसको मेजर करने का कोई भी तरीका नहीं है। साइंटिस्ट ने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज सोच चुकी हैं, और चाहो तो तुम भी सोच लो, लेकिन तुम चाहे क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन डिवाइस यूज़ कर लो, चाहे सैटेलाइट यूज़ कर लो, लेकिन सारी चीज़ें लाइट की स्पीड से ही ट्रैवल करेंगी। और जो भी चीज़ें लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं वो असल में ये नहीं प्रूव कर सकती कि लाइट हर डायरेक्शन में सेम स्पीड से ट्रैवल करती है। यानी बेसिकली इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमको लाइट के बैरियर को तोड़ना होगा, जो कि हमारे लिए अभी तक इम्पॉसिबल है। सो गाइस, ये थे वो 7 फैक्ट्स जो मुझे लगता है कि तुम सबको इंटरेस्टिंग लगे होंगे, और अगर तुमको इंटरेस्टिंग नहीं लगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी तुमने पूरा वीडियो देख ही लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और अगर तुम यहाँ तक स्किप करके पहुँचे हो तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जाके देख लो, मजाक कर रहा था। तो अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक ठोको और इस वीडियो को शेयर करो, जहाँ शेयर कर सकते हो करो यार, कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो भी कोई बात नहीं। और अगर वीडियो पसंद नहीं आया
तो जाके दूसरे देख लो यार। और इस सब्सक्राइब बटन दबा के इस घंटे को ऑन कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सको। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए कर दो लाइक शेयर कमेंट। गुड बाय।